हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जो क्लास चल रहा था, पिछले क्लास में हम उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 130 तक देखे थे। उसके आगे अब हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। तो उच्चतम न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसके क्षेत्राधिकार क्या है। तो सबसे पहले जो क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार क्या है उच्चतम न्यायालय का? यह अनुच्छेद 132 में दिया गया है, इसका प्रावधान किया गया है। मूल क्षेत्राधिकार में यह कहा गया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच जब विवाद होता है, केंद्र एवं राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच या राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, इन सब के बीच जब विवाद होता है तब इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेता है। यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है। इसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं। अपवाद में जैसे नदी जल विवाद, अनुच्छेद 262, नदी जल विवाद, यह इसके अंतर्गत इसकी सुनवाई नहीं होती है। अन्य भी मामले हैं, लेकिन आप इतना ही जानिए। तो मूल क्षेत्राधिकार में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद या केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के मध्य विवाद जब होता है तो यह मूल क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में आता है, अनुच्छेद 132 के तहत। आगे सुप्रीम कोर्ट का जो है दूसरा देखेंगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है, इसमें उच्च न्यायालय जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो वहाँ उच्च न्यायालय के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, तो वह अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें होता है एक संवैधानिक मामले होते हैं। संवैधानिक अपील जब होती है, संवैधानिक अपील में क्या है कि ये जो मूल क्षेत्राधिकार वाला है, ये 131 में है, गलत हो गया था, माफ करिएगा। संवैधानिक मामला जो अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है, यह 132 से लेकर 136 तक के अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। तो संवैधानिक अपील जो होता है, यह अनुच्छेद 132 के तहत होता है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें जब संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो और विधि का पूरक प्रश्न निहित हो, विधि का पूरक प्रश्न निहित हो, संविधान की व्याख्या का, ये दो तत्व जब तथ्य इसमें रहें तो संवैधानिक अपील की जाती है। यह अनुच्छेद 132 के तहत होता है। अगर इस जो तत्व हैं दोनों तरीके के उपलब्ध हैं तो उच्च न्यायालय जो होता है, यह निर्णय देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए, उसका एक प्रमाण पत्र प्रदान करता है, या ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। फिर दूसरा होता है दीवानी मामला, दीवानी अपील या सिविल अपील, इसे सिविल अपील भी कहते हैं। सिविल अपील में यह अनुच्छेद 133 के तहत है। इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 133 में, जब सामान्य महत्व यह निर्धारित हो जाए कि सामान्य महत्व का पूरक प्रश्न है, उसमें विधि का पूरक प्रश्न रहता है। संवैधानिक मामलों में सामान्य महत्व का पूरक प्रश्न, तब दीवानी अपील होती है 133 के तहत। फिर आगे देखेंगे 134 में आपराधिक मामलों की अपील होती है। आपराधिक मामले जिससे किसी को मृत्युदंड दे दिया गया हो निचली अदालतों में, तो अपील
इसमें उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। अगर मृत्युदंड दिया गया है तो इसमें उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए। ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन दीवानी मामलों में हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र प्रदान करता है जिसके तहत वह सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है। तो यह अनुच्छेद 134 में है। फिर 134 के ए में क्या दिया गया है आप देखेंगे। 134 के ए यानी 134 के का में इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, वही जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय द्वारा या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा। तो 135 इसमें दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का उपयोग। 135 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत, जो कानून वर्तमान समय में चल रहे हैं, कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का उपयोग, यानी इसके शक्तियों के उपयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 136 है, यह विशेष इजाजत अपील। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह विशेष मतलब अधिकार प्रदान करता है कि वह यह अपील करने की शक्ति प्रदान करे स्वयं से। किसी किसी मामलों में वह स्वयं दे कि आप अपील कर सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट खुद करता है। फिर आगे 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? इसमें दो चीजें हैं। न्यायिक पुनरावलोकन में एक होता है कि स्वयं के निर्णय को बदला जाए। स्वयं का निर्णय जब गलत उसे लगे तो उसकी समीक्षा करना, यानी उसको परिवर्तित करना या समीक्षा करना। या कोई कानून बन रहा है, अगर वह असंवैधानिक है या मूल ढांचे के विपरीत है तो उसकी समीक्षा की जाती है, यानी न्यायिक समीक्षा। यह अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन दिया गया है। अब हम देखेंगे कि आगे 138 में क्या कहा गया है। तो 138 में जब हम देखते हैं, अनुच्छेद 138 में यह क्षेत्र जो सुप्रीम कोर्ट है इसके क्षेत्राधिकार के विस्तार करने की बात की गई है कि इसका क्षेत्राधिकार, तो यह हक किसको प्रदान किया गया है? यह हक संसद को प्रदान किया गया है कि संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकता है। यह 138 में प्रावधान किया गया है। अब फिर आगे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, सबसे महत्वपूर्ण है 143। यह सलाहकार सलाह करने की शक्ति प्रदान करता है। ये सलाह करने की शक्ति प्रदान करता है। किसे प्रदान करता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले। किस मैटर में परामर्श लेगा? जब कोई सार्वजनिक महत्व का प्रश्न होता है, महत्व का मामला होता है और पर विधिक प्रश्न उठे। सार्वजनिक महत्व के मामले पर जब कोई विधिक प्रश्न उठता है, माफ करिएगा, थोड़ा देर रुकिएगा क्योंकि आप लोग को आवाज आ रही होगी पीछे। रेलवे लाइन है तो जब ट्रेन गुजरती है तो आवाज जो आती है तो थोड़ा देर स्टॉप लेंगे क्योंकि डिस्टर्ब होता होगा।
बस 1 मिनट की बात है, अभी ट्रेन गुजर जाएगी तो आप लोग को फिर कंटिन्यू क्लास होगा। तो जैसे हम बता रहे थे, हाँ देखिए बार बार आवाज़ आ रही है, धैर्य रखिएगा थोड़ा सा, बस 1 मिनट की बात। अब गुजर रही ट्रेन, माफ करिएगा, थोड़ा सा बीच में व्यवधान आ गया। बहुत आवाज़ होती है ना, तो आवाज़ जाएगी नहीं साफ आप लोग। हाँ, तो हम कहाँ थे? जैसे बता रहे थे कि अनुच्छेद 143 यह सलाह करने या परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। किसे? राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श ले। किन विषयों पे? सार्वजनिक महत्व का जो विषय है उसमें अगर विधिक प्रश्न उठता है सार्वजनिक महत्व के मामलों में, तब राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। और दूसरा है कि किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि। पूर्व संवैधानिक का मतलब जब संविधान लागू नहीं हुआ था उसके पहले की संधि, समझौते, प्रासंविदा, ये शब्द हैं, ऐसे दिया रहता है। आदि सनद मामलों पर अगर राष्ट्रपति कोई विवाद उत्पन्न होता है, किसी विवाद पर सलाह लेता है राष्ट्रपति, तो इस मामलों में अगर सलाह लेगा राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट को अनिवार्य रूप से सलाह देना पड़ेगा। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, सलाह दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो दोनों मामलों में आप जब सार्वजनिक महत्व के मामले पे विधिक प्रश्न उठे तो उसमें सलाह देने का और ना देने का अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सेकंड वाले मामले में जो संविधान के पूर्व संधि समझौते या प्रासंविदा होती है, इसमें सलाह देना सुप्रीम कोर्ट को अनिवार्य है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और बाकी हम देखेंगे, एक और बात देखते हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ रहे हैं तो एक बात आती है जनहित याचिका, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यह 1980 के दशक का विषय था। 1980 के दशक में आया जनहित याचिका। उस समय पीएन भगवती एक न्यायाधीश थे और कृष्णा अय्यर, इन दोनों लोगों का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। इन्हीं के पहल से सर्वप्रथम जनहित याचिका क्या है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में सब लोग तो पहुंच नहीं सकते, बहुत ही महंगी और जटिल प्रक्रिया है, तो थर्ड पार्टी यानी कोई तीसरा व्यक्ति भी उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए याचिका दायर कर सकता है। यानी जो पहुंच का विस्तार किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। तो यह चीज़ें थी पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर। यह फिर डिस्टरबेंस है थोड़ा सा, बस यह न्यायिक
यह न्यायिक सक्रियता के उसमें आता है, न्यायिक सक्रियता। तो ये जनहित याचिका, इतना आप लोग जानिएगा। अब बाकी थोड़ा सा ब्रीफ करते हम चले जाएंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे आप लोग देखिए कि एक क्वेश्चन आया था कि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण एक्ट, ये 2007 में आया। इसमें क्या कहा गया कि जो कोर्ट मार्शल जो होता है उसकी अपील जो होती है, कोर्ट मार्शल की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ये क्वेश्चन आया था। दूसरा आप देखेंगे 124 के 7 के तहत यह प्रावधान है, अनुच्छेद 124 के 7 में, कि अगर सेवानिवृत्त हो जाए न्यायाधीश कोई सुप्रीम कोर्ट से, तो वह किसी न्यायालय में, भारत के किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। यह चीज दी गई है 124 के 7 में। यह भी क्वेश्चन आया था। फिर आगे हम देखेंगे, एक बहुत जरूरी चीज है कि संविधान पीठ में कितने जज, कम से कम कितने जज होने चाहिए संविधान पीठ में। संविधान पीठ में कम से कम 5 जज होते हैं। उसके आगे सब, लेकिन अभी तक जो संविधान पीठ बैठा उसमें केशवानंद भारती वाले मैटर में 13 जज थे और गोलकनाथ वाले में 11 जज थे। तो सबसे बड़ी पीठ जो अभी तक गठित हुई वह केशवानंद भारती मामले में 1973 में गठित हुई थी। ये आप लोग को याद होना चाहिए। फिर आगे हम देखेंगे कि अनुच्छेद 142 जो है यह प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। सुधारात्मक याचिका के लिए अनुच्छेद 142 के तहत प्रावधान किया गया है, याचिका दाखिल। और 143 में हम बता ही दिए थे, विधि एवं तथ्य का व्यापक महत्व का जब प्रश्न उठे तो सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट को संरक्षक, संविधान का संरक्षक कहा जाता है। किसका संरक्षक होता है? संविधान का संरक्षक होता है। यह शपथ लेता है संविधान की रक्षा का। और एक 139 के का, यानी 139 के ए में, अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मामले को या कोई मुकदमा कहीं चल रहा है, किसी वाद को एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में या एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है 139 के के तहत। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो गया। बाकी अन्य जो अनुच्छेद हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना सुप्रीम कोर्ट के बारे में पर्याप्त है। हम जो क्वेश्चन आए थे महत्वपूर्ण उसको भी चर्चा कर दिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बारे में शुरू से लेकर 124 अनुच्छेद से लेकर 147 तक के बीच में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो सब करवा दिए। और सर्वोच्च न्यायालय की क्लास अब यहीं समाप्त होती है। आगे हम अब राज्य, जो भाग 6 है उसके अंतर्गत राज्य आता है। जैसे भाग 5 में संघ था, अब राज्य के बारे में पढ़ाएंगे। यह नेक्स्ट क्लास में क्लासें चलेंगी। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद। एक चीज़ के लिए खेद प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि बीच में वीडियो में व्यवधान भी आया, तो 1-2 मिनट का आप लोग को धैर्य रखने की ज़रूरत है। इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। बाकी आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।